हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं एडवोकेट अरुण कुमार तलवार। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम रिटर्न स्टेटमेंट पे फिर बात करेंगे, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम वाला पे मेरे कुछ सब्सक्राइबर वगैरह हैं, उन्होंने कहा कि रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर थोड़ा और डिटेल में वीडियो बनाओ। मैंने उनसे कहा कि देखो, जो बातें मैं बता चुका हूँ उसको रिपीट करनी पड़ेंगी। वो कहते हैं एनी हाउ, आप रिपीट करिए और क्लैरिटी होगी। इसलिए मैं आज फिर रिटर्न स्टेटमेंट पे एक वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, रिटर्न स्टेटमेंट एक लिखित जवाब मैंने कहा था, लेकिन अगर इसको और ज़्यादा क्लियर करूँ तो ये रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब जवाब दावा। दावा क्या होता है? क्लेम। ठीक है। अब वो क्लेम क्या था? वो थी प्लेंट, जो कि डिफेंडेंट पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे प्लेंट में कि मेरे साथ ऐसा 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 इसने किया है या उसने किया है। अब जो प्रतिवादी है, मीन्स प्रतिवादी कौन है? सेकंड पार्टी वर्सेस डिफेंडेंट। तो उसको सम्मन होंगे और उससे कहा जाएगा कि ये तुम्हारे खिलाफ एलिगेशंस लगाते हुए प्लेंट आई है, तुम इसका रिटर्न जवाब दो विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर इसका लिखित जवाब दो। अब जो प्लेंट थी वो एक दावा था, अपने हक मांग रहे थे, वो दावा कर रहे थे कि मेरा ये हक था, इसको किसी ने छीना है। तो इसलिए दावे का जवाब है, तो हम इसको जवाब दावा भी कहते हैं। अब जब डिफेंडेंट को प्लेंट की कॉपी मिल जाती है, फिर वो उसकी स्टडी एक एडवोकेट के पास बैठ के कराता है और उसको अपने फैक्ट्स बताता है। ठीक है जी, ये हो जाती है रिटर्न स्टेटमेंट। ये और समझ लीजिए कि रिटर्न स्टेटमेंट रिप्लाई है प्लेंट का। प्लेंट की रिप्लाई है, प्लेंट में जो कुछ किया कहा गया है उसके जवाब में जो बना उसको रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। आपका एक भी मैं ये कह सकना चाहता हूँ कि हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेंटिफ का दावा था, तो रिटर्न स्टेटमेंट डिफेंडेंट का दावा है। दावा क्यों है? क्योंकि जो एलिगेशन उसके खिलाफ लगाए गए हैं, यदि वो उसका गलत मानता है तो वो अपना दावा पेश करेगा। जब एक डिफेंडेंट किसी एडवोकेट के पास अपनी रिटर्न स्टेटमेंट बनवाने के लिए पहुंचे, तो उसको चाहिए कि वो एक एक बात को बिना छिपाए अपने एडवोकेट को बताए कि इसमें कौन कौन सी बातें सही हैं और कौन कौन सी गलत है। ठीक है। उसके बाद वो जो एडवोकेट है वो रिटर्न स्टेटमेंट ड्राफ्ट ठीक से कर पाएंगे। अब अपने क्लाइंट की बातें सुन के, दावे सुन के, वो एडवोकेट
रिटन स्टेट में सबसे पहले प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शंस देते हैं। अब जैसे ऑब्जेक्शन से आपने सुन लिया कि मान लिया समझ लिया कि ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रीलिमिनरी मतलब प्राथमिक, शुरू की, सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन किस पे होगा? जिन दावों को, जिन बातों को प्लेंट में दिया गया डिफेंडेंट गलत मानता है, वो उस पर ऑब्जेक्शन बनाएंगे। ये लीगल ऑब्जेक्शन होते हैं। जैसे कि प्लेंटिव को इस किस्म का दावा करने का, प्लेंट फाइल करने का कोई हक नहीं है, या कोर्ट को इस केस को सुनने का जुरिडिक्शन नहीं है, या इसमें जो बातें दी गई हैं उसमें बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। रिटन स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट आ जाएगा रिप्लाई और मेरिट। अब उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अब जो जो चीज़ें ऐसी हैं जो कि सब जानते हैं, जैसे किसी जगह का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, कॉलोनी का नाम इत्यादि, तो उसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं, ये सब करना पड़ेगा। अगर वो अपना नाम बता रहा है, फादर्स नाम नेम बता रहा है, या कुछ और बात है बता रहा है, तो वो उसको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे रिटन स्टेटमेंट में। हाँ, वो पैरा वाइज रिप्लाई देगा। प्लेट में जो पैरा है, पैरा नंबर 1 इसका रिप्लाई, पैरा नंबर 2 इसका रिप्लाई, पैरा नंबर 3 इसका रिप्लाई, जितने भी पैरे हैं सबका अलग अलग नंबर देते हुए वो उसका रिप्लाई देगा। अभी ज़्यादा गहराई में जाएं तो हम ये कहेंगे कि जो डिनाई पैराग्राफ डिनाई किए जाएंगे, जिनको माना नहीं जाएगा, उसमें सिर्फ ये कह देना कि डिनाइड काफ़ी नहीं होता है। डिनाइड के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ड्यू टू या बिकॉज, लेकिन बिकॉज से पहले कॉमा आना है, फुल स्टॉप नहीं लगाइएगा। डिनाइड बिकॉज ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, ऐसे करके स्पेसिफिकली अपने डिनाइल को आपने देना है कि मैं क्यों नहीं मान रहा। उसने कहा कि ये मेरे घर पे किराए पे रहता था या रहता है, तो अभी इसको वो डिनाई नहीं कर सकेगा, लेकिन वो कहेगा कि मैं इस पीरियड में नहीं रहता था, या इतने पीरियड में मैं मकान छोड़ के चले गया था। तो इस तरीके से मतलब जो चीज़ें डिनाई की तो उसका रीज़न भी देना है। सिर्फ ये कह देना कि इट इज़ रॉन्ग हैंस इट इज़ डिनाइड काफ़ी नहीं होता है, समझे जी। उसका रीज़न भी देना है। कोर्ट को पता लगना चाहिए कि डिनाई किया गया तो क्यों किया गया, क्योंकि कोर्ट प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को एक तुलना की दृष्टि में देखेगा, उसको कंपेयर करेगा कि फैक्ट क्या है केस के। हमने आज तक जितने भी रिटन स्टेटमेंट देखे हैं उसमें कुछ कमियां होती हैं जिन पे हमारी नज़र जाती है। अच्छा, अब जब प्लेंट बनती है तो शुरू में फर्स्ट पैरा में या उसके बाद के किसी पैरे में इंट्रोडक्शन ही होता है, जिसको कि एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। तो दूसरे या तीसरे पैरे से क्लेम स्टार्ट होता है, जिसके बारे में हमें एक्सेप्टेड टू द एक्सटेंट दैट रेस्ट डिनाइड करना है,
या डिनाइड ड्यू टू द रीज़न दैट, ऐसे लिखना है हर पैरे के ऊपर। हाँ, क्लाइंट का या डिफेंडेंट का स्टैंड और लीगैलिटी अभी इसको देना पड़ता है। उसका स्टैंड क्या है, वो किसी चीज़ को मान क्यों नहीं रहा है, इसको उसे क्लियर करना पड़ेगा दावे में। कई बार क्या होता है, पिछले पैरे में कुछ क्लेम किया गया है तो उसको दोबारा किसी पैरे में गलती से रिपीट कर दिया जाता है, तो उसका पूरा रिप्लाई दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें कह देना चाहिए कि आई हैव गिवन माई स्टैंड ऑन दिस पॉइंट इन पैरा नंबर सो एंड सो। जैसे प्लेट में कहा जाता है कि लॉ के पॉइंट नहीं देने हैं, कोई सेक्शन आर्टिकल या कोई ऑर्डर नंबर या कुछ भी उसमें नहीं देना है। ऐसी रिटन स्टेटमेंट भी होता है, एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सो एंड सो, ऐसे नहीं लिखना है। एज पर ऑर्डर नंबर सो एंड सो इट इज़ सेड दैट, ऐसे करके नहीं लिखना, आपने सिर्फ फैक्ट ही उसमें देने होते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि रिटन स्टेटमेंट जो रिप्लाई है इसको कोर्ट में फाइल करने का, जमा करने का कितना टाइम मिलता है। नॉर्मली इसके लिए 30 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन किसी जायज़ कारण से विदाउट एनी हेजिटेशन ये कहा जा सकता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, या ड्यू टू द फॉलोइंग engagements it was not possible for the undersigned या defendant to submit the written statement within 30 days, so kindly extend the period। अब 60 दिन तक और मिल सकते हैं, यानी कि 30 और 60 90 दिन का टोटल टाइम आप गिन के चल सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि 90 दिन का है तो 90 दिन तक बैठे रहो। जितना जल्दी वो केस फाइल होगा उतनी जल्दी रिप्लाई जमा करेंगे, उतनी जल्दी। अभी 30 दिन में नहीं हुआ तो हफ्ते के अंदर और ले लो, लेकिन ये नहीं है कि 60 दिन और मिलने हैं तो ठार से बैठे रहो, कहीं घूमने फिरने चले गए, फॉरेन टूर पे चले गए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जब कोई डिफेंडेंट अपने रिटन स्टेटमेंट को, यानी कि प्लेंट की रिप्लाई को या जवाब दावा को जितना लेट करता जाएगा कोर्ट में, उतना उसका रंग फीका पड़ता जाएगा। इससे पता लगेगा कि डिफेंडेंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। इसलिए जल्दी से जमा करना पॉजिटिव रिजल्ट में आ सकता है। कोर्ट जो है हमारा ज़्यादा क्रूर नहीं है, क्रूएल्टी नहीं करता, वो जायज़ चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है। अगर कोई डिले हो रही है और उसका ग्राउंड कुछ ऐसा है जो कि इंसान के बस का नहीं है या जो भी है, कोई बीमार हो गया, एडमिट हो गया, कहीं जाना पड़ा, कोई हादसा हो गया, तो इस कारण वो डिले हुआ। अब वो ये नहीं कह सकता कि जी मैंने पहले से प्रोग्राम बना रखा था कि मैं मनाली जाऊंगा तो इसलिए मैं मनाली चले गया था, मैं जवाब नहीं दे सका। इस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर डिले 90 डेज़ के बाद भी होती है और 90 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट
फाइल नहीं की जाती, तो प्लेंटिव को ये पूरा हक है कि वो एक एप्लीकेशन लगा के डिफेंडेंट को अपने डिफेंस में कोई एविडेंस प्रूफ द्वारा देने से रोक सकता है। ऐसे केस में जो प्लेंटिफ है उसकी तो गवाही हो सकती है, उसको हक मिलेगा, लेकिन डिफेंडेंट को गवाही देने का हक नहीं मिलेगा। और जब वो गवाही नहीं दे पाएगा तो अपने क्लेम को भी वो काउंटर क्लेम जो कर रहा है उसको भी पेश नहीं कर पाएगा। इससे केस हार की तरफ निकल जाएगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट में 3 चीज़ें मेन हैं जो कि हम इस तरीके से कह सकते हैं कि पहला तो ये है कि आपने जो पैरा में क्लेम किया गया है उसको यदि डिनाई करना है तो आपने डिनाई करने के बाद उस डिनाइल का रीज़न देना है, उसको जस्टिफाई करना है कि आप जो ये ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जिसको वो मान नहीं रहे, आप वो क्यों नहीं मान रहे हैं। इस चीज़ को वो ज़रूर देना चाहिए। इन दोनों के अलावा अब तीसरा यह है कि विद इन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड ऑफ 30 डेज उसको सबमिट कर देना चाहिए। यदि किसी कारण से अगर 30 दिन में रिप्लाई दे नहीं सकते, तो ये नहीं है कि 60 दिन और पड़े हैं तो आप सुस्त पड़ जाओ। 30 दिन के बाद जितनी जल्दी हो सके इस रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट में फाइल कर देना बेहतर रहता है, ताकि कोर्ट आपकी गवाही भी, डिफेंडेंट की गवाही भी सुन सके। देखो, इसका डिले होने का कोई नुकसान एडवोकेट को नहीं होगा। किसको होगा? डिफेंडेंट को, क्योंकि वो आगे कोर्ट की नज़रों में आ चुका है, तो प्लेंटिव की रिक्वेस्ट पे उसकी गवाही इत्यादि जो होगी उसको नहीं दिया जाएगा। कई बार कुछ डॉक्यूमेंट्स द्वारा की कॉपी द्वारा सर्टिफाइड अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगानी पड़ती है, तो रिटर्न स्टेटमेंट में इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी ज़रूर बताया जाए, रेफ़र किया जाए कि इन दिस कलेक्शन सो एंड सो इज़ अटैच्ड हेयर विथ। आपके द्वारा पेश किए गए, यानी डिफेंडेंट के द्वारा पेश किए गए डॉक्यूमेंट्स जो कि उसके साथ अटैच किए जाएंगे एनक्लोजर के रूप में, वे रिटर्न स्टेटमेंट के साथ फिर प्लेंटिफ को दिए जाएंगे कि तुम अब बताओ कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा अब क्या दावा है, और उसको स्पेसिफिक देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जो क्लेम होता है वो किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ही हो जाता है, तो उसकी कॉपी वाला सब ठीक से देनी चाहिए। यदि कोई डॉक्यूमेंट किसी वजह से उसी टाइम डिफेंडेंट के पास नहीं है तो वो कोर्ट को मेंशन कर सकता है कि ये डॉक्यूमेंट मैं अभी नहीं दे पा रहा हूँ, इसको मैं एविडेंस के टाइम ज़रूर पेश कर दूँगा, या कोई और टाइम बता दीजिए कि इतने दिनों के अंदर मैं उसको पेश कर दूँगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट का मुझे बंदोबस्त करना पड़ेगा। कहने का मकसद यह है कि आपको या जो डिफेंडेंट हैं उनको कुछ सावधानियां ज़रूर बरतनी चाहिए, क्योंकि प्लेंट की तरह रिटर्न स्टेटमेंट रिजेक्ट तो नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर के लिए उसका इफ़ेक्ट बहुत घट जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे।
और शेयर कमेंट भी करिए मेरे चैनल को, यानी कि यूट्यूब के चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आप तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी और केस में।